हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो 12th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5th ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही स्टार्ट किया था। मीन्स हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समझ लिया था, उसका मीनिंग समझा था, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और हमने समझा था कि वो सूटेबल कहाँ पर होता है। सो आज की हमारा क्लास रहेगी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है वो हम देखेंगे, फिर इसकी मेरिट और डीमेरिट, इसके अंदर जो इसके दो फंक्शन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये एक फ्रेमवर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या होता है? ये एक फ्रेमवर्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो मैनेज करके चलता है जितने भी डिपार्टमेंट हो और जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको किस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है उस चीज़ को। सो फ्रेमवर्क तो आपको पता है कि एक बेसिक एक हम आइडिया तैयार कर लेते हैं कि हाँ भाई उस बंदे को ये काम करना है, उस और डिपार्टमेंट के अंदर इतना काम होना चाहिए हमारा। यही तो एक फ्रेमवर्क होता है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक फ्रेमवर्क ही होता है। Got it? So it seeks to establish relationship among all the person working in the organization। कि किस इनका रिलेशन जो फ्रेमवर्क होता है, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जितने भी पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन सबके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है ये। Under the organizational structure, various posts are created to perform different activity for the attainment of the objective of the enterprise। कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हम डिपार्टमेंट बना देते ताकि वर्कलोड ना हो, कन्फ्यूजिंग ना हो काम करने में। तो यहाँ पर पोस्ट कैरिएट कर दी जाती है ताकि अलग अलग जो एक्टिविटी हैं उनको अपने बेटर तरीके से, ताकि हम एक सभी जो ये अलग अलग मिलके काम कर रहे हैं ये उस एक एंटरप्राइजेस का जो उसका गोल है उसी को ध्यान में रखते हुए तो कर रहे हैं ना, ताकि हम उसको पूरा कर सके। ठीक है। सो रिलेशंस अमंग पर्सन्स वर्किंग ऑन द डिफरेंट पोस्ट आर डेटरमाइन। यहाँ पर अलग अलग बंदे को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है जिस फील्ड के लिए वो एबल होता है, और उसको उसका पोस्ट जो उसका काम है वो समझा दिया जाता है। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ बेसिक और फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर्स। अब ये स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करके चलता है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके चलता है मैनेजर के लिए और जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए, ताकि वो किस तरीके से अपने काम को परफॉर्म करेंगे। ओके। सो द ऑर्गेनाइजेशन structure can be defined as the framework within the managerial and operating tasks are performed। कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए फ्रेमवर्क, जो मैनेजरियल और जितने भी फंक्शनिंग काम होते हैं, ऑपरेटिंग टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। सो मीनिंग तो बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक पॉइंट होता है हमारा स्पाम ऑफ मैनेजमेंट की एक सुपीरियर के अंडर कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट काम कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो है एक हम फ्रेमवर्क तैयार करके चलते हैं मैनेजरियल और जितने भी मैनेजर्स होते हैं और जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो बताना है आपको। मैंने बता दिया कि जो स्पाम होता है वो क्या बताता है कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय ए सुपीरियर, कि एक सुपीरियर के द्वारा कितने सबॉर्डिनेट को यहाँ पर इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। एक बंदा कितने बंदों से काम करवा सकता है ना। सो जो स्पाम ऑफ मैनेजमेंट होता है वो एक लार्ज एक्सटेंशन देता है, एक शेप देता है किसको? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। जो फ्रेमवर्क हमने तैयार किया था, एक बेसिक सा तैयार किया था, उसको ये स्ट्रक्चर देगा। क्या करेगा ये? एक मतलब शेप दे देगा कि आपको इस वे में इस तरीके से काम करना है। ओके। द डेटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो डेटरमाइंस होते हैं वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क तैयार किया उसी के ऊपर बेस होते हैं। एरो स्पाम ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टाल स्ट्रक्चर वेयर एज वाइडर स्पाम ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन द फ्लैट स्ट्रक्चर। एरो स्पाम का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो सुपीरियर है वो सीधा सीधा अपने जो मैनेजर से जो सबॉर्डिनेट है उनसे वो रिलेशनशिप रखता है।
उनसे उनका कॉन्टैक्ट बिल्कुल सीधा होता है। अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा, वाइड स्पान होगा, बहुत बड़ा होगा, वो फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता है कि हमें बस इतने वाइड एरिया को कवर अप करना है। ओके, इसके अंदर यही हम पढ़ेंगे कि मैनेजर डायरेक्टिंग किसके अंदर आ जाता है। पर्सनल अलग से डिपार्टमेंट हो जाएगा, मार्केटिंग अलग से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग से, परचेजिंग अलग से। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट, जो टाइप आ जाते हैं अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। फर्स्ट टाइप होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। मींस जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनको ग्रुप और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम स्पेसिफाइड फंक्शन उनके लिए डिवाइड कर देते हैं। जितना भी टोटल ओवरऑल काम है हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ग्रुप्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पर बता रखा है कि अलग अलग काम को, जैसे पर्सोनल से रिलेटेड हम एचआरएम से रिलेटेड हम क्या करेंगे, पर्सोनल में डाल देंगे। मार्केटिंग सेल और जितना भी सेलिंग वगैरह देखना है वो मार्केटिंग के अंदर डाल देंगे। जितने भी मार्केट से रिलेटेड डील्स होती हैं वो मार्केटिंग में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा, परचेजिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। ओके, तो ये फंक्शनल अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं, ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं। देख लेते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटी आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट आर कैरिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म। भाई हम जो ग्रुप और डिपार्टमेंट तैयार करते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कि अगर जितना भी हमने जॉब किसी कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी काम है कि कितनी गुड्स हमें प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है प्रोडक्शन का। ठीक है, सेल्स करनी है तो उसके लिए हम बना देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। जैसे परचेजिंग का बना रखा है उसी तरीके से हम एक सेल्स डिपार्टमेंट भी तैयार कर देंगे। गॉट इट। सो ये था फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग। अब हम बात कर लेते हैं सुटेबल कहाँ पर होगा। सुटेबल होगा जहाँ पर हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी और वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करने होंगे। एक ही तरीके के जो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस कंडीशन में हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर हायर डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफाई एक्टिविटी। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन स्पेशल काम करने की नीड होती है और जहाँ पर एक्टिविटी अलग अलग होती है, डाइवर्सिफाई होती है। मीन्स लाइक जैसे सेलिंग, परचेजिंग, रिसर्च, मार्केटिंग, पर्सोनल, ये सारी की सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये सारी की सारी क्या होती है, डाइवर्सिफाई एक्टिविटी होती है। इसीलिए हमें इनसे रिलेटेड अलग अलग ग्रुप बना देने चाहिए। पता चल गया सूटेबिलिटी का। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती है, कहाँ पर अप्लाई होगा। अभी सूटेबल जहाँ पर बताया था स्पेशलाइजेशन, भाई जहाँ पर हमें नीड होगी किसी भी स्पेशल फंक्शंस को करने की, जहाँ से हमें क्या हो सके, उसके कॉन्सिक्यूटिव बेनिफिट मिल सके, तो वहीं पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, बेटर डिसीजन ऑफ लेबर टेकिंग प्लेस विच रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्यूटिव बेनिफिट। उसके बाद आता कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश। जो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी मीनिंग के अंदर, पढ़ा था कि ये क्या करके चलता है, ये जितने भी एम्प्लॉय हैं और जितने भी स्पेशल डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। मीन्स काम, और ये भी कह सकते हैं हम काम और पर्सन के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। ठीक है, यही इसका एक लाभ होता है। ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन अ डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव जॉब, सो इट मेक द कोऑर्डिनेशन ईजियर एज डिपार्टमेंटल लेवल। तो इसीलिए ये ईजीली कोऑर्डिनेट कर सकता है जितने भी डिपार्टमेंट है और जितने भी पर्सन्स होते हैं। गॉट इट। देन उसके बाद है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल इफेक्ट एफिशिएंसी। किस चीज़ में हेल्प करता है ये, जो मैनेजर को एफिशिएंसी के साथ करना, भी हर चीज़ को एफिशिएंसी के साथ मैनेज करना, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है फंक्शनल स्ट्रक्चर जो हमने ग्रुप और डिपार्टमेंट्स बनाए हैं वो। ओके, मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन। कि जो एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो बार बार एक ही टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, विच मेक दैम स्पेशलाइज्ड एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, जो उसको उस काम के अंदर स्पेशलाइज बना देती है
और जो उसकी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ओके, सो उसके बाद है मिनिमाइजेस कॉस्ट, इट लीड टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट विच रिजल्ट इन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड दस लोअर कॉस्ट। कि जो अगर हम किसी काम को एफिशिएंसी के साथ करेंगे, किसी काम के अंदर अगर हम स्पेशलाइज है तो वहाँ पर काम की डुप्लीकेशन की तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है अपने आप। अगर डुप्लीकेटिंग नहीं होगा दैट मीन वहाँ पर कॉस्ट कम आएगी। ये इसके एडवांटेजेस हैं। देन उसके बाद आती है, देखो जहाँ पर फ़ायदे होंगे उस चीज़ में कुछ ना कुछ कमियाँ भी हमें देखने को मिलती है। सो एडवांटेजेस होंगे वहाँ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलेगी। फर्स्ट देखो, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। भाई जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए ना, बस वो इसी तरीके से काम करते हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशलाइज हो सके। यहाँ पर जो एक हमारा ओवरऑल जो हमारा गोल है वो भूल जाते हैं एम्प्लॉयज़। ये एक कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो सफ़र करता है। ठीक है, ईच डिपार्टमेंटल हेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस। जो डिपार्टमेंट का हेड होता है वो अपनी विशेस के अकॉर्डिंग ही काम करता है। दे ऑलवेज गिव मोर वेट टू देयर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, खाली वो अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को ही वेटेज देते हैं। हैंस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सफ़र। इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था, जो गोल था एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो कहीं पता ही नहीं चलता है कि उसके ऊपर तो फोकस होता ही नहीं, वो सफ़र करता है ना। देन उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। भाई अगर हम एक ही तरीके से अपनी खुद की विशेष के अकॉर्डिंग काम करेंगे एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन तो होगा डिपार्टमेंट में इजीली, लेकिन जो डिफ़िकल्टी आएगी वो इंटर डिपार्टमेंटल डिफ़िकल्टी आएगी कि जो एक डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ऑल डिपार्टमेंटल had work as per their own wishes which lead to coordination within the departments easier, but it make interdepartmental coordination difficult। अपने डिपार्टमेंट के अंदर तो वो कोऑर्डिनेशन अच्छा बना के रखेंगे, लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट है उसके साथ वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते। थर्ड है हार्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। किस चीज़ में हार्डल आती, रुकावट आती कि कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्यों? बिकॉज ईच एम्प्लॉय स्पेशलाइज ओनली इन अ स्मॉल पार्ट, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट का ही स्पेशलाइज होगा। वो ओवरऑल जो उसको मान लो कि परचेज डिपार्टमेंट से है ये बंदा, तो उसको सेल डिपार्टमेंट की तो कोई भी नॉलेज नहीं होगी, है ना। तो सेल्स डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो वो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ओके, सो ये था हमारा ओवरऑल फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि जो हमारा काम था, मान लो कि हमारी जो कोई भी कंपनी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है एक साथ ही। मान लो कॉस्मेटिक भी तैयार करती है, गारमेंट भी तैयार करती है, फुटवेयर भी तैयार करती है, स्किन केयर भी तैयार करती है। तो अब जो उन्होंने एक कॉस्मेटिक या मान लो गारमेंट का डिपार्टमेंट है या फुटवेयर का डिपार्टमेंट है या स्किन केयर का डिपार्टमेंट है, अब तो जो अलग अलग प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किए उसका अलग से यहाँ पर डिवाइड किए जाते हैं हेड्स, डिपार्टमेंट्स। इस तरीके से यहाँ डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं, गारमेंट के अलग से, पर्सोनल का अलग से, मार्केटिंग का अलग, रिसर्च एंड परचेज, ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो स्किन केयर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से हो जाएगा, मार्केटिंग अलग से हो जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से हो जाएगा। सो जो अलग अलग हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। गॉट इट? So dividing the whole enterprise according to the major product to be manufactured like metal, plastic, cosmetic, etc. is known as divisional organizational structure। उसको अब क्या बोलते हैं? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कि हमने जो मेजर प्रोडक्ट थे उनको पहले डिवाइड कर लिया अलग से कि हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद जो उस प्रोडक्ट के जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो अलग से डिवाइड कर दिए गए। ओके, सो अब बात करते हैं सूटेबल कहाँ पर होता है ये। इसकी सूटेबिलिटी की बात करें हम अगर, तो ये सूटेबल होगा जहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट बनते होंगे या डिफरेंट लाइन प्रोडक्ट होगा।
जो फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा था वो तो क्या था, लाइन प्रोडक्ट के लिए, कि एक ही प्रोडक्ट हमारा बनेगा, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। बट जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर मल्टी प्रोडक्ट होंगे, मीन्स डिफरेंट लाइफ लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे। तो जहाँ पर हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की नीड होगी, ना कि डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन की। Also growing companies which intended to add more lines of product in future adopt this structure, कि या हम लगा के चले कि हो सकता है कि अभी तो वो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हों, लेकिन फ्यूचर में वो चाहते हो कि और भी ज़्यादा प्रोडक्ट को तैयार करें, तो वहाँ पर भी हमें डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट एडवांटेज हो जाएगा क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई हमने यहाँ पर जो डिविजन्स तैयार किए हैं अलग अलग प्रोडक्ट के, तो उनके लिए डिविजनल मैनेजर भी तो हमने बनाए होंगे। तो जो डिविजनल मैनेजर बना दिए वो अपने डिपार्टमेंट के लिए क्विकली डिसीजन ले पाएंगे और इफ़ेक्टिव भी होगा उनका वो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, है ना। तो एक एडवांटेजेस ये हो जाती है। उसके बाद आती है डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। डिविजनल रिजल्ट की जो हमने डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए थे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पर रिजल्ट चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो ही डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट के लिए वो ही डिपार्टमेंट या जिस डिपार्टमेंट में मान लो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है तो वो ही उसको असेस कर पाएंगे। यहाँ पर रिजल्ट को भी उन्होंने अलग से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ऑन द बेसिस एनी अनप्रॉफिटेबल डिवीजन कैन बी क्लोज। अगर प्रॉफिट नहीं लगेगा, मान लो कि हमें फुटवेयर में प्रॉफिट नहीं लगा, कि जो हमारा फुटवेयर का डिपार्टमेंट था उसमें हमें नहीं लगा प्रॉफिट, तो हम क्या कर देंगे, उसको बंद कर देंगे डिपार्टमेंट को, ठीक है। गॉट इट। सो उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज आती है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि भाई हम जो ये फैसिलिटी होती है हमारे पास, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं अपने पास, अगर एक में हमें, मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर बताया था, अगर एक में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम उसको बंद कर देंगे। अगर हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है हमारे बिजनेस के अंदर, तो हम और प्रोडक्ट लाइन को ऐड करते जाएंगे, मीन्स और प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, की जो पहले डिपार्टमेंट थे उनको डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता। गॉट इट। सो ये थी एडवांटेजेस। अब हम कुछ डिसएडवांटेज की ओर बात कर लेते हैं। भाई डिसएडवांटेज में फर्स्ट आ जाएगा कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई इतने सारे डिपार्टमेंट प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिए, उसके अंदर फिर कुछ सब डिपार्टमेंट और हमने डाल दिए, भाई यहाँ पर कन्फ्लिक्ट तो होगा ही, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कि हम किस तरीके से कहाँ पर क्या काम करें, किस बंदे को जॉब पर लगाए, अगर वो एबल नहीं है तो उसको डिफ़िकल्टी आएगी। तो कन्फ्लिक्ट होना तो इतनी चीज़ों में जाहिर सी बात है, ठीक है। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन, भाई इतने सारे फंक्शन बना दिए, किन किन पर ध्यान रखें, इतने सारे डिवीजन तैयार कर दिए जितना पूरा काम था, तो इस वजह से यहाँ क्या होता है कि जो काम की डुप्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है और यहाँ पर कॉस्ट भी हमारी बहुत ज़्यादा आएंगे। सेल्फिश एटीट्यूड का देखो, हर एक बंदा सेल्फिश होता है, ठीक है, कहीं भी लेके चलो, तो वो जहाँ पर अपना काम करेगा वहाँ भी तो सेल्फिशनेस दिखाएगा, वहाँ भी तो ट्राई करेगा कि वो अपने अकॉर्डिंग काम करे, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर दिखाए ताकि सभी उसी को ध्यान में रखे। तो इस वजह से क्या करता है कि वो उसको किसी भी कॉस्ट के ऊपर वो बेटर काम करने की, बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, जो कि उसका एक सेल्फ एटीट्यूड उसको सामने आता है, जो एक बहुत ही बड़ी कमी होती है। ओके, जो ये सेल्फ एटीट्यूड है ये हर जगह पर आपको देखने को मिलता है और ये वीकनेस ही लेके आता है, एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाता। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसके दो टाइप होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दोनों में अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे अभी कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपके डाउट को साथ के साथ सोल्व कर सकूं। आज की क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।